गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज आगे की क्लास क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन आपने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हेड डालिए क्रांतिक कोण का महत्व। क्रांतिक कोण का महत्व तथा तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन परावर्तन के अनुप्रयोग अनुप्रयोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग अनुप्रयोग importance of critical angle and applications of total internal reflection total internal reflection। ये अनुप्रयोग पढ़ना है आपको। देखिए इसमें पहला है, जैसे आप किसी भी, जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई नली है या आप कह सकते हैं कोई टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है इसी में कोई टेस्ट ट्यूब है ये पानी भरा हुआ है। इसमें जब प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं तिरछा जाके, ठीक है, इसमें जब प्रकाश की किरणें ऐसे चलकर इसमें पड़ती हैं तो यहाँ से इनका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब आप यहाँ से देखते हो तो ज्यादा चमकीली दिखाई देती है, यानी कि इसकी सतह की दीवार क्या होती है, ज्यादा चमकीली दिखाई देती है। यानी कि इस केसनरी को, कोई भी केसनरी रहता है, अगर पानी के अंदर डुबोकर उसके अगर तिरछा करते जाएंगे, एक निश्चित एंगल पर देखेंगे उसकी सतह बहुत चमकीली दिखाई देगी। ठीक है, ये चमकीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें यहाँ से जाती है, देखिए जल में से चलकर जैसे ही ये इसके अंदर वायु में प्रवेश करेंगी, जब वायु में प्रवेश करती हैं तो पूर्णांतरिक परावर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो यहीं पर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें जब आने लगती हैं, इसीलिए इसकी सतह क्या होती है, चमकीली दिखाई देने लगती है। तो इसका पहला अनुप्रयोग आप लिखेंगे पहला, जल में परख नली का चमकीला दिखना। जल में परख नली का चमकीला दिखना।
आज नेटवर्क इशू है, तो क्लास अगर बंद हो जाती है तो आप इस क्लास को रिकॉर्डेड क्लास में डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यदि यदि किसी परख नली यदि किसी परख नली को जल में जल में डुबोकर डुबोकर किसी कोण पर झुकाया जाता है तो उसकी सतह उसकी सतह एक निश्चित एक निश्चित कोण पर अधिक चमकीली अधिक चमकीली दिखाई देती है दिखाई देती है दिखाई देती है दिखाई देती है जब जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें केश नली के परख नली के भीतर वायु में वायु में प्रवेश करती हैं तो सतह से ही उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जाता है परावर्तन हो जाता है जिससे जिससे परख नली की सतह परख नली की सतह अधिक अधिक चमकीली दिखाई देती अधिक चमकीली दिखाई देती है अधिक चमकीली दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि परख नली को जल में डुबोकर तिरछा करने पर उसकी सतह चमकीली क्यों दिखाई देती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। अगर क्लास बंद हो जाएगी तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा, कांच में पड़ी दरारों कांच में पड़ी दरारों का चमकना
का चमकना, चमकना। देखिए, आप जानते हैं जैसे शीशा है, काँच है, अगर वो काँच चटक जाता है, तो उस काँच में दरारें जो पड़ जाती हैं, वो दरारें काँच की अपेक्षा अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। तो वो जो दरारें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये काँच है, ये काँच है, अगर इसमें दरारें पड़ गई, चटक गया, तो ये दरारें अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। ये अधिक चमकीली क्यों दिखाई देती हैं? ये दरारें अधिक चमकीली इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि इन दरारों में वायु भर जाती है। इन दरारों में क्या होता है? वायु भर जाती है। इन दरारों में वायु भर जाती है और जब प्रकाश किरण कांच से चलकर वायु में प्रवेश करती है, तो यहाँ से इनका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है तो अधिक प्रकाश किरणें आने लगती हैं, जिससे वो दरारें क्या होती हैं? चमकने लगती हैं। ठीक है, वो दरारें चमकने लगती हैं। तो इसमें लिखिए, कांच में कांच में पड़ी दरारें दरारें पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही के कारण ही अधिक अधिक चमकीली अधिक चमकीली दिखाई देती हैं, अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। दरारों में दरारों में दरारों में वायु भरी होती है, वायु भरी होती है। दरारों में वायु भरी होती है जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण कांच में से कांच में से चलकर कांच में से चलकर इन दरारों इन दरारों की वायु में इन दरारों की वायु में वायु में प्रवेश करती है प्रवेश करती है तो सतह पर ही सतह पर ही प्रकाश किरणों सतह पर ही प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसीलिए इसीलिए दरारें 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 अधिक चमकीली
दरारें अधिक चमकीली दिखाई देने लगती हैं। दरारें अधिक चमकीली दिखाई देने लगती हैं। ठीक है? चलिए किसी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। कौन सा टॉपिक था? दूसरा, तीसरा, 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 मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। मछली द्वारा विश्व। वर्ल्ड is seen by a fish. A fish. देखिए, जैसे जल के भीतर से, जैसे तालाब में मछलियां रहती हैं, तो मछलियां जब जल के भीतर से ऊपर देखती हैं तो पूरा पूरा जो विश्व होता है उसको एक शंक्वाकार क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है? एक शंक्वाकार क्षेत्र में दिखाई देता है और ये पॉसिबल होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई मछली है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई मछली है, ऐसे। और ये मछली जब ऊपर देखती है ना, देखिए यहाँ से अगर आप लंब गिरा लेंगे, जब यहाँ से ये ऊपर देखेगी तो देखिए इधर से तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे चले जाएगी और इसी प्रकार इधर देखेगी तो इधर भी क्या होगी, प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये कोण क्रांतिक कोण हो। ठीक है? ये क्रांतिक कोण हो क्योंकि यहाँ पे अभिलंब आप देखेंगे, यहाँ पे अभिलंब देखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है? और इस कंडीशन में जब ये प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और यहाँ से इधर चली जाएगी तो ये कोण क्रांतिक कोण होगा और चूंकि ये क्रांतिक कोण है तो ये वाला कोण भी क्रांतिक कोण होगा। ऐसे यहाँ भी ये क्रांतिक कोण होगा तो ये कोण भी क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। ठीक है? तो अगर ऐसे जल के भीतर से जब ऊपर देख रहे हैं तो ऐसे पूरा वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा, जल की सतह पे क्या बनेगा, वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा, जिसके कारण वो ऊपर दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ये पूरा क्षेत्र होगा ये कैसा होगा, ये वृत्ताकार दिखाई देगा, ये पूरा क्षेत्र वृत्ताकार दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये वृत्ताकार दिखाई देगा, ऐसे वृत्ताकार क्षेत्र जल की सतह पे ये वृत्ताकार क्षेत्र होगा जिससे वो ऊपर देखेगी। ठीक है? अब इसी वृत्ताकार भाग में अगर देखिए तो ये मान लेते हैं मछली कितनी गहराई पर है, h गहराई पर है और इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। कितना है, r है। तो इसकी इस पोजीशन को हम मान लेते हैं o है
इसकी ये पोजीशन ओ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो पहले आप देख लीजिए। पहले तो देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही पॉसिबल होता है कि जब इससे अधिक होगा तो आप प्रकाश किरणें क्या होगी, अंदर दिखाई देंगी, पूरी चीजें अंदर ही दिखाई देंगी। तो आप यहां लिखेंगे जब 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 जल के भीतर से जब जल के भीतर से कोई मछली संपूर्ण विश्व को संपूर्ण विश्व को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा इधर कट गया क्या, ठीक है यहाँ हम नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। संपूर्ण विश्व को देखती है तो संपूर्ण विश्व संपूर्ण विश्व उसे उसे शंक्वाकार शंक्वाकार दृश्य भाग में, देखिए शंक्वाकार है ना, ये शंक्वाकार दृश्य भाग में दिखाई देता है दिखाई देता है और ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण पॉसिबल होता है। तो अगर इस ट्राइंगल में देखिए ओ ए बी समकोण ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप टेन थीटा देखिए, टेन सी इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार तो आर बाई क्या हो जाएगा एच। तो अगर आप यहां से आर देखेंगे तो क्या हो जाएगा एच टेन सी, ये रिलेशन हो जाएगा आर एच और क्रांतिक कोण में। कभी कभी पूछता है कि ये वृत्ताकार भाग जो होता है, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, जल की सतह पर उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे मछली पूरे विश्व को देखती है। तो यहां लिखेंगे दृश्य वृत्ताकार वृत्ताकार ना, जो दिखाई देने वाला वृत्ता भाग है, दृश्य वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्ताकार भाग है तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई और आर के स्थान पे ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा एच टेन सी और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा एच स्क्वायर टेन स्क्वायर सी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो अगर पूछता है कि जल के भीतर से मछली पूरे विश्व को किस दृश्य आकार में दिखती है, तो दृश्य आकार क्या होगा शंक्वाकार। दृश्य आकार कैसा होगा शंक्वाकार, और ऊपर जो सतह होगा जल का जिसमें से वो बाहर देख रही है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो उस वृत्ताकार भाग का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीसरा हो गया उपयोग। अब चौथा इसमें डालिए प्रकाशिक तंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशिक तंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसमें पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर चित्र बनाते हैं इसका। ठीक है, पहले आप इसमें लिख लीजिए। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, तंतु पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित, पर आधारित, पर आधारित, पर आधारित वह युक्ति है, वह युक्ति है, वह युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण या सिग्नल आप लिख सकते हैं, सिग्नल, सिग्नल को एक स्थान से, एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तक बिना ऊर्जा क्षय के, बिना ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि भेजा जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का पूर्णांक परावर्तन पर आधारित ऐसा यंत्र होता है जिसमें प्रकाशिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, और इस प्रकार प्रकाश की ऊर्जा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता, कोई ह्रास नहीं होता। ठीक है, प्रकाशिक ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। ठीक है, इसके द्वारा सिग्नल को भेजने में, ठीक है, प्रकाशिक सिग्नल को भेजने में इसमें कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ठीक है, कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो देख लीजिए, जैसे इसमें क्या होता है, एक नली होती है, इसमें एक नली होती है, एक नली होती है और इसके ऊपर एक लेयर रहता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा रहता है, इसके ऊपर एक लेयर रहता है, इसके ऊपर एक लेयर रहता है, एक लेयर रहता है, और इसके भीतर जो रहता है इसका अपवर्तनांक होता है नली का 1.7, इसका अपवर्तनांक अधिक रहता है। और जो ये लेयर रहता है इसका लेप, लेप इसका अपवर्तनांक होता है 1.5, उसके लेप का अपवर्तनांक कम रहता है। ये एक नली होती है, ये ध्यान रखिएगा। भीतर का जो भाग है ये क्रोड कहलाता है, ये क्रोड कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, क्रोड। ठीक है,
अब इसमें जो प्रकाश की किरणें रहती हैं, जो प्रकाश की किरण है, यहाँ से जब इस पे डाला जाता है, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण डाली जाती है तो ये अपवर्तित होती है, अपवर्तित होने के बाद यहाँ पड़ेगी और यहाँ से इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, फिर यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन, ऐसे ये पूर्णांतरिक परावर्तित होते होते ये आगे चली जाती है, ये यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, इसका लगातार नली के भीतर इसका लगातार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ये नली होती है, एक पाइप रहती है, उसमें प्रकाश का क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन ऐसे होता जाता है। तो जब पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसकी तीव्रता नष्ट नहीं होती, पूरा पूरा वो परावर्तित हो जाता है। तो बिना ऊर्जा क्षय के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाशित सिग्नल क्या होता है, पहुंच जाता है जहां भी पहुंचाना होता है। तो ये जो प्रकाशित सिग्नल यहाँ से चला है, वही तीव्रता का प्रकाशित सिग्नल दूसरे छोर पर क्या होता है, निकलता है। अब यहाँ पे जो अंदर भाग है इस नली के, इसे कहते हैं क्रोड। क्रोड। और जो ये लेयर होती है बाहर, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसे कहते हैं अधिपट्टन। क्या कहते हैं, अधिपट्टन। इसको अधिपट्टन कहते हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये एग्जाम में पूछता है कि प्रकाशिक तंतु के क्रोड का अपवर्तनांक अधिक होता है कि इसका जो अधिपट्टन होता है, यानी कि लेप होता है, आवरण होता है, ये अधिपट्टन क्या होता है, आवरण। अधिपट्टन क्या होता है, आवरण। इस नली के चारों ओर आवरण। ठीक है, पूछता है आवरण का अपवर्तनांक ज्यादा होता है कि क्रोड का। तो आप याद रखिएगा कि क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है ना। जब इसका अपवर्तनांक उससे ज्यादा रहेगा तभी तो ये सघन माध्यम होगा, और ये सघन माध्यम होगा तभी तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। तो इसके अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो श्योर सी बात है, इसके अंदर का जो अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा रहेगा, और जिसका इसका जो लेयर रहता है, यानी कि अधिपट्टन रहता है, बाहरी लेयर रहता है, उसका अपवर्तनांक कम होता है। अगर वैल्यू की बात करें तो क्रोड के, यानी कि प्रकाशित तंत्र के भीतरी भाग जो होता है क्रोड, उसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। कितना होता है, 1.7 होता है। और जो लेयर रहता है उसका अपवर्तनांक 1.5 रहता है। ये ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, प्रकाशित सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। ठीक है, तो जो नली होती है ये क्रोड कहलाता है, ये लगभग क्वार्ट्ज की बनी होती है, क्वार्ट्ज धातु की। तो इसमें देखिए यह यह क्वार्ट्ज, यह क्वार्ट्ज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 1.7 का अत्यंत अत्यंत लंबा, अत्यंत लंबा तथा तथा लगभग लगभग 10⁻⁴ मीटर व्यास 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 की पतली पतली पाइप होती है, पतली पाइप होती है। यह पाइप यह पाइप सभी स्थानों पर यह पाइप सभी स्थानों पर 1.5 अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ पदार्थ से से लेपित लेपित एक लेयर होता है, लेपित होता है, लेपित होता है पाइप के भीतरी
पाइप के भीतरी भाग को क्रोड भीतरी भाग को क्रोड कोर कोर तथा तथा लेपित भाग को लेपित भाग को अधिपट्टन अधिपट्टन लेपित भाग को अधिपट्टन इसे कहते हैं क्लैडिंग क्लैडिंग कहते हैं। तो नली के अंदर जो होता है इसे क्रोड कहते हैं, जो ये लेयर रहता है इसे अधिपट्टन कहते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि क्रोड के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो अधिपट्टन के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिपट्टन के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है अपवर्तनांक से अधिक होता है। इस प्रकार के पाइपों का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में प्रकाशिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अब आप ध्यान रखिए, अगर पूछता है प्रकाशिक तंतु, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें लिखिए, जब 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 प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर
एक सिरे पर छोटे कोण छोटे कोण पर आपतित होती है छोटे कोण पर आपतित होती है तो यह वायु से क्वार्ट्ज वायु से क्वार्ट्ज में अपरिवर्तित अपरिवर्तित होती है तथा क्वार्ट्ज लेपन क्वार्ट्ज लेपन अंतरा पृष्ठ यानी कि भीतरी पृष्ठ अंतरा पृष्ठ मतलब भीतरी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण पर क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण से बड़े क्रांतिक कोण से बड़े क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है बड़े कोण पर आपतित होती है आपतित होती है तथा तथा नली के भीतर नली के भीतर प्रकाश किरण का लगातार लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इस प्रकार प्रकाश किरण इस प्रकार प्रकाश किरण पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंचती है दूसरे सिरे पर पहुंचती है इस प्रकार प्रकाश किरण इस प्रकार प्रकाश किरण बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है इसी में आप नोट में लिख लीजिए अलग से आप लिख लीजिए आप जानते हैं कि ये जो प्रकाशिक तंतु होता है ये किस घटना पर आधारित होता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित होता है तो इसमें लिख लीजिए प्रकाशिक तंतु
प्रकाशिक प्रकाशिक तंतु तंतु पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन परावर्तन की घटना पर घटना पर आधारित होती है आधारित होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ये आधारित होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, थोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण, क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण आपतन कोण के आधा है। ठीक है, आप अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, आपतन कोण है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है, निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है। तो देख लीजिए, जैसे यहां निर्वात हो गया, ये निर्वात हो गया, ये माध्यम हो गया, माध्यम हो गया, इसका अपवर्तनांक n है। यहाँ अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश किरण जब निर्वात से इस माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, श्योर सी बात है, झुक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। तो अगर आपतन कोण को हम I मान लें, I मान लें, अपवर्तन कोण को R मान लें, तो आपका कहना ये है यहाँ पे क्वेश्चन में कि R का मान, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है, I/2 है। ठीक है, तो आपतन कोण है। ठीक है, तो आपतन कोण आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब ये प्रकाश किरण निर्वात से यहां आ रही है तो n का सूत्र क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, जो कि स्नेल का नियम है, आप जानते हो। तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R है, R के स्थान लिख सकते हैं I/2, I/2। अब अगर यहाँ पे देखिए तो n इज इक्वल टू ये साइन 2 थीटा का सूत्र लगा दीजिए, तो साइन I को आप लिख सकते हैं 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2, कॉस I/2, और ये हो जाएगा साइन I/2, तो नीचे था ही। देखिए ये आया कहां से, आप समझ लीजिए। ये सूत्र आप जानते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है ना। यहाँ पे देखिए जितना कोण रहता है, जैसे यहाँ कोण कितना है 2 थीटा है, तो यहाँ कोण आधा हो जाता, थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसको हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन, ये थीटा का आधा हो जाएगा, थीटा/2, और कॉस थीटा/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए साइन I था, क्या था, साइन I था। इस साइन I के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन I/2 और कॉस I/2 लिख सकते हैं ना।
ठीक है, तो इसीलिए साइन आई के स्थान पे ये प्रयोग कर दिया गया। अब साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। आपसे आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए बचा क्या आपका, n इज इक्वल टू क्या बच गया, 2 कॉस आई बाई 2, ये बच गया। अब 2 को बछंदा कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस आई बाई 2 इक्वल टू n बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहां से अगर ले लेंगे तो आई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स n बाई 2, और आई निकालना है आपतन कोण। आपसे क्या पूछ रहा था, आपतन कोण पूछ रहा है। देखिए आपतन कोण पूछ रहा है कितना है, तो आपतन कोण आई को ही तो कहते हैं। तो आपतन कोण अब यहां से आई निकालेंगे, 2 पछंदा कर देंगे, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स n बाई 2, ये आ गया आपका आपतन कोण। तो देखिए कौन सा सही है, 2 कॉस इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स, ये है 2 कॉस इनवर्स और n बाई 2, ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको करवा रहा हूं। आप इसको सही से समझकर कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो नहीं करना है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए कह रहा है कांच से वायु में, जैसे कांच है, ठीक है, ये कांच है, शीशा है, ये कांच है, कांच, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। यहाँ वायु है, यहाँ वायु है। अब प्रकाश किरण जब यहां से यहां आएगी वायु में, ठीक है, तो कह रहा है ये जो क्रांतिक कोण बनेगा कांच में किस रंग के लिए, जो क्रांतिक कोण है ना, ये कह रहा है किस रंग के लिए न्यूनतम है, किस रंग के लिए न्यूनतम है। ठीक है, तो देखिए ये जिस रंग की प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ेगी उसी के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण यानी कि जिस रंग की प्रकाश किरण, ठीक है, जो प्रकाश किरण क्या होगी, ज्यादा मुड़ती है, अधिक विचलित होती है, अधिक विचलित होती है, उसके लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, उसके लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, न्यूनतम। क्योंकि देखिए ज्यादा मुड़ेगी तो ये कम कोण पर ही 90 अंश प्राप्त कर लेगा। ठीक है, कम कोण पर ही 90 अंश प्राप्त कर लेगा। तो देखिए कौन सी रंग ज्यादा मुड़ती है, आपने देखिए आपने पढ़ा होगा प्रिज्म पढ़ा है, जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश इसमें जाती है तो जो बैगनी रंग का प्रकाश है ना, जो बैगनी रंग का प्रकाश है वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है, बैगनी। ठीक है, और जो लाल रंग की प्रकाश किरण है वो आधार से दूर होता है, यानी कम मुड़ता है। ये प्रकाश किरण अगर आप देखेंगे, ये प्रकाश किरण देखेंगे तो जा तो इधर रही थी, लाल रंग केवल इतना मुड़ी ना, लेकिन जो बैगनी रंग है अगर आप देखिए, बैगनी रंग तो वो ज्यादा मुड़ गई, यहां से यहां तक मुड़ गई। तो बैगनी रंग ज्यादा मुड़ती है, तो जब बैगनी रंग ज्यादा मुड़ती है तो क्रांतिक कोण उसके लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, न्यूनतम होगा।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, आप जानते हैं n इज इक्वल टू होता है 1/sin c। अपवर्तनांक का ठीक उल्टा होता है, ठीक है, जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती है ना, जब व्युत्क्रमानुपाती है क्रांतिक कोण के ये, तो श्योर सी बात है जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और अपवर्तनांक जिसके लिए अधिक होगा, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो देखिए अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग का कम होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का कम होता है, ठीक है, तो क्रांतिक कोण इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण इसके लिए अधिक हो जाएगा। क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम पूछ रहा है आपसे, एक मिनट रुक जाइए, क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम पूछ रहा है। तो जो प्रकाश किरण अधिक विचलित होती है उसके लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, अधिक विचलित होती है, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम प्राप्त करना है, क्रांतिक कोण का मान आपको न्यूनतम प्राप्त करना है, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक लेना है, अपवर्तनांक अधिक लेना है तो अधिक मुड़ेगी, बैंगनी रंग अधिक मुड़ती है। चलिए के बाद देखिए, ये देख लीजिए, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देख लीजिए, कैसे करेंगे। आप जानते हैं अपवर्तनांक के सूत्र ढेर सारे होते हैं, अपवर्तनांक के ढेर सारे सूत्र होते हैं, 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, हमने आपको लिखाया है ना। और क्या होता है n2 अपॉन n1, और क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, ठीक है, ढेर सारे मैंने लिखाया है, v1 अपॉन v2 लिखाया है ना, तो ढेर सारे हैं, और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इन्हीं फार्मूलों से ध्यान रखिएगा, इन्हीं फार्मूलों से ये सब सॉल्व होंगे, करने की कोशिश करिएगा इनको एक बार, ठीक है, एक बार इनको करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कराएंगे और आपसे आंसर पूछेंगे, ठीक है। तो इनके आंसर आप निकाले रहिएगा कि कौन से सही होंगे, आप सॉल्व किए रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे आपसे। तो ठीक है, आज टाइम ज्यादा हो रहा है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।